पार्टिकल 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे एंटर करे, यानी कि यहाँ पर चार्ज q है, मास m है, वेलोसिटी v है और जो एंगल है वो थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन, एंड दिस इज y डायरेक्शन and this is z डायरेक्शन। z डायरेक्शन अगर मैं ऐसे प्लान कर सकता हूँ कि आउटवर्ड, राइट, है ना। सो अब ये जो मोशन है, ठीक है, ये मोशन एक्चुअली में 3D मोशन है, ठीक है। कैसा मोशन होगा? दिस मोशन इज एक्चुअली लाइक दिस, हेलिकल मोशन। इसके आप हेडिंग डालेंगे हेलिकल मोशन, है ना। इसका लिखेंगे थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री। इन तीनों एंगल के अलावा कोई भी अगर एंगल होगा, है ना, तो इसका जो मोशन है वो हेलिकल मोशन, है ना। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या होगा? 0 डिग्री पे तो 0 रहेगा, नो डिफ्लेक्शन, नो मैग्नेटिक फोर्स, 90 डिग्री को सर्कुलर, हां, और 180 के भी नो डिफ्लेक्शन, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, है ना। तो जो हेलिकल मोशन है कुछ इस तरीके का मोशन है, 3D मोशन। जैसे अगर ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, तो इस टाइप से मोशन हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से जो मोशन हो रहा है ना, ये 3D मोशन है। इसको हम कैसे डील करेंगे? 3D मोशन को हम ब्रेक कर लेंगे प्लेनर मोशन प्लस लीनियर मोशन। प्लेनर मोशन प्लस लीनियर मोशन इज हेलिकल मोशन। ठीक है, तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे। ये जो वेलोसिटी है इसके हम कंपोनेंट्स कर देते हैं। ये v वेलोसिटी है, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इसको हम बोलते हैं v पैरेलल। इस कंपोनेंट को हम v पैरेलल क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नाम है उसका, v पैरेलल। और इस v का दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। इसको बोलेंगे v परपेंडिकुलर, बिकॉज़ इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऐसा करने से भी ये बेनिफिट होगा कि हम ये जो 3D मोशन है, हेलिकल मोशन, इसको हम ब्रेक कर पाएंगे प्लेनर मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। तो दिस मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन। कैसे? अगर इस वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी इसका ये वाला कंपोनेंट में देखो, तो दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी नोट डाउन मत करिए, इधर देखिए, ये जो वेलोसिटी है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या करेगा? वो सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि हमें पता है जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी वो सर्कुलर मोशन करवाएगी। तो दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन। और जब इसमें v परपेंडिकुलर, इट इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। और v पैरेलल, इट इज रिस्पांसिबल फॉर लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन के लिए रिस्पांसिबल होगा v पैरेलल। क्यों? क्योंकि जो v पैरेलल है वो मैग्नेटिक के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड से उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना, अनडिफिनेटेड है ना। तो हमने डिस्कस किया था रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qa फॉर द पार्टिकल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लेकिन यहाँ पर तो पार्टिकल परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को भी, दैट मींस v परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा r, v परपेंडिकुलर की वैल्यू है v sin थीटा अपॉन 2, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था सर्कुलर मोशन के केस में 2 पाई अपॉन 2v। इस एक्सप्रेशन में क्या वेलोसिटी आ रहा है? टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड भी नहीं करेगा, है ना, टाइम पीरियड। दैट मींस चाहे पार्टिकल एक जगह बड़ा सर्कुलर मोशन करे, एक जगह पे रुक के सर्कुलर मोशन करे, या फिर वो हेलिकल मोशन करते हुए सर्कुलर मोशन करे, उसका टाइम पीरियड वही रहेगा, राइट, बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो हेलिकल मोशन है इसमें टर्म होते हैं पिच। पिच का मतलब होता है मान लो पार्टिकल का मोशन यहाँ से स्टार्ट है फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये जो पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये हेलिकल मोशन कर रहा है तो ये ऐसे घूम के दोबारा इसको जब टच करेगा
तो एक हेलिकल रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड पिच, है ना। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रेवोल्यूशन ऑफ हेलिक्स या फिर वन रेवोल्यूशन ऑफ हेलिकल, तो हम पिच जो है उसको लिख देते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड along the by particle in one helical revolution. Which का मतलब हो जाएगा distance along magnetic field, तो distance का मतलब होता है speed, right? तो magnetic field along speed जो है वो है v parallel और time पे t हमने कैलकुलेट कर लिया, this is v cos theta 2 pi m upon 2, this is pitch. अब देखिए यहाँ पर भी बहुत important चीज डिस्कस करेंगे, which is very basic. ऐसा बोला जाता है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, एक तो ये बोला था। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज speed of particle. Now the question is why? And this question is from you. Magnetic field F is equals to Q into V cross B, है ना? और हमने ये डिस्कस किया था कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो हम V क्रॉस B से कैलकुलेट करते हैं हमेशा, है ना। तो B सपोज ऐसे है और B वेक्टर ऐसे, तो आपकी जो ये फिंगर्स है राइट हैंड की, ये हमेशा फर्स्ट वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, है ना, और सेकंड वेक्टर की तरफ हमने कर्ल कर लिया। तो ये V और B किधर भी हो, कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, आप फिंगर जब कर्ल करोगे तो आपका जो थंब है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा कर्ल की डायरेक्शन में, है ना, मतलब कर्ल की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा। I'm curling my fingers along, है ना, this B cross B, लेकिन मेरा थंब है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B एंड P, ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स, अगर यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करिए, वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए जो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। तो वर्क डन होता है F ds cos थीटा, यहाँ पर cos 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो क्या रीजन है, there is always magnetic force which is perpendicular to the velocity, that means it is always perpendicular to the small displacement at that moment, तो हर मोमेंट में डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो इसलिए वर्क डन हमेशा जीरो है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, है ना। ये समझ में आएगा कि V और B किधर भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप B से B की तरफ कर्ल करोगे तो आपका थंब जो आपके दोनों मतलब ये जो फिंगर्स हैं इसके परपेंडिकुलर रहेगा। So that means magnetic force is always perpendicular to the velocity. Magnetic force
is always perpendicular velocity. ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो हो गया। सेकंड वाला पॉइंट कैसे डिस्कस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज स्पीड। वो वर्क डन 0 हो जाएगा और f तो 0 हो नहीं सकता। अगर वेलोसिटी है तो ds भी 0 नहीं आएगा। तो सिर्फ वेलोसिटी सही सही मास इनटू एक्सीलरेशन f का मास इनटू एक्सीलरेशन ले लेंगे। फिर f 0 नहीं है तो मास और 0 हो नहीं सकता और जिस वेलोसिटी है तो डिस्टेंस भी 0 नहीं आएगा। तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन आप मुझे लिख दो कैसे करें। Anyone else would like to answer this? कि जो सेकंड वाला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज स्पीड ऑफ पार्टिकल, इसको कैसे प्रूव करेंगे? We have work energy from मतलब दो तरीके से हो सकते हैं। अगर हम वर्क को बोले डेल्टा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी डेल्टा केवी, तब वर्क डन तो 0 आ गया तो डेल्टा केवी भी 0 आएगा। क्यों? क्यों वर्क डन 0? तो वर्क डन इज चेंज करंट एनर्जी एक वर्क डन जो वो चेंज करंट एनर्जी के बराबर एक ही लेना ये वर्क एनर्जी करने तो फिर वो क्या कहते हैं? हाँ तो बस वहीं से प्रूव हो जाएगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप सोच सही रहे और आपको याद नहीं आता। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी। तो उसका वर्क डन अगर 0 होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये हमेशा बराबर। तो याद रखिए अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल पे वर्क नहीं कर पाए तो वो उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है। दैट्स इट, है ना? चलिए नोट डाउन करिए इसको फटाफट, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है हैविंग चार्ज 10⁻⁵ कूलम, मास जो है वो 10 ग्राम है एंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड and magnetic field is 10 Tesla. And this angle is 30 degree. ठीक है? So this is x-axis, this is y-axis. This is x-axis, this is y-axis, this is origin. तो origin से 10,000 मीटर की दूरी पर एक हमने एक मार्क लगा। This mark is 10,000 meter away from the origin. This is mark. तो आपको बताना है कि अगर पार्टिकल हेलिकल मोशन कर रहा है तो हेलिकल मोशन करते हुए ये इस मार्क को हिट करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन क्या है? Will this particle hit mark on x-axis at 10 or not? अगर हिट करेगा नहीं करेगा ये आपको बताना है। ट्राई करिए। चलिए देखिए, अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर पिच जो है ना मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं पिच करूंगा, ठीक है, तो अगर वो इंटीजर आता है तो इसका मतलब होगा कि एक पिच, फिर दो पिच, तीन पिच, चार पिच। अगर वो इंटीजर है तो इसका मतलब वो इसको हिट करेगा ऐसे टच करते हुए, है ना? लेकिन अगर हमने 10,000 डिवाइड बाय पिच किया और वो इंटीजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो इस मार्क को मिस कर रहा है, ठीक है? एक, दो, तीन, फिर चार। वैसे अभी आपने जो पिच निकाली वो कितनी आ रही है? 3000 समथिंग आ रही है, 3140, ठीक है? तो इसका मतलब है अगर 3140 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना?
6000 समथिंग होगी, है ना, जो कि 10,000 से कम है। अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कम आएगी, बट वो हिट नहीं करेगा, एग्जैक्ट 10,000 नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 ज्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब वो उसको मिस कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो डायग्राम बना है ये बिल्कुल सही डायग्राम है, यानी कि एक पिच ये रही, सेकंड पिच, थर्ड पिच, है ना। एक पिच हमारी कितनी है, 3140, है ना, बात सही है। यस सर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि 3 पिच कवर करने पे वो 10,000 से शॉर्ट है और 4th पिच कवर करने पे 10,000 की वो पास आ गई, विल नॉट द मार्क, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सबको, है ना। पिच निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो अभी हमने लिखा है पापा, यहां पर थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरीथिंग इज गिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो क्रॉस डायरेक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फोर्स है वो अंदर की तरफ जा रहा है, फोर्स नहीं, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी वेक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल जो बेचारा अपनी जिंदगी से खुश था वो ऐसे लहराते हुए टहलते हुए जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के जैसे वो 90 डिग्री का एंटर करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, ये हमें डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है वो छोटी है थोड़ी सी, तो क्या होगा, जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, अब इसके आगे मैग्नेट खत्म हो गया तो इसके आगे सीधा निकल जाएगा। So now the question is, when this particle enters in magnetic field at this point, sir, सर अगर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा कर दे तब तो सर्कुलर हो जाएगा ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दें। हाँ भाई, है ना, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दे रहे थे कि वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा है ना, और ये जो जिस विड्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जिस रीजन में, वो छोटा है, तो वो सर्कुलर मोशन करते करते बाहर निकल गया, है ना। तो वो कितने एंगल पर बाहर निकला ये हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आईआईटी एडवांस में आया, इस बस आईआईटी एडवांस, ठीक है। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी आप देखेंगे इट इज वेरी इजी, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, हम देखिए ये जो आर्क है, दिस आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सबको समझ में आ रहा है ना। सर्कुलर मोशन पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन इतना जो पोर्शन है ये आप सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पार्ट मान सकते हो। तो जो रेडियस होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये हमने लाइंस बना दी, है ना, जो कि रेडियस है, ठीक है। ये 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस है, ये वेलोसिटी हो गई आपकी, वेलोसिटी वेक्टर, ये जो एरो बना है ये वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसा जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल के इधर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, रेडियस इज परपेंडिकुलर। सो अगर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लें, दिस वन, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा ही होगा, देखो क्या है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दैट मींस एंड दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है, this comes to 90 is theta, 90 minus, now this angle is also 90 degree,
अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का मतलब है ये डिस्टेंस d, है ना, और रेडियस का मतलब है, मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज जो है हमारा r के बराबर है, और r हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज mv अपॉन q, ये q भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा c अपॉन mv अपॉन q, राइट, है ना। तो अगर हमारा sin थीटा आ गया तो इसका मतलब थीटा भी अगर हमारा आंसर है sin इनवर्स dqb अपॉन mv। अब आप मुझे बताओ, आईआईटी एडवांस में आया क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में, ये डिफिकल्ट है। तो आईआईटी मेंस और एडवांस जो है वो क्रैक करना कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं, बात इतनी है। अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आपने एक एक कॉन्सेप्ट पे 10-10 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो यू विल क्रैक एवरीथिंग। बस ये एक बच्चों को पता ही नहीं है, पढ़ते नहीं है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। So the question is, we have magnetic field perpendicular to the plane, and particle enters at this point, charge is q, velocity v, mass is m, right? Magnetic field is v. So as we know that this particle will do circular motion. अच्छा ये particle है क्या, ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है magnetic field। कितने बच्चे बोलते हैं कि this particle is entering at 90 degree in the magnetic field, एक दो, अच्छा कितने बच्चे बोलते हैं कि 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा है, ये ऐसे हाँ ये कोई ऑप्शन नहीं कर, नहीं कर। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन, आप अगर इमेजिनेशन, हाँ अगर आप इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, और पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है ना, या फिर ऐसे ही मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, और पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे ऐसे है। मैग्नेटिक ऐसे है, ठीक है। तो पहले जो हमने किया था उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे, बट है वो अभी भी 90 डिग्री पे, मैग्नेट अंदर है, और ये जो चार्ज पार्टिकल इट इज मूविंग, सपोज आप इमेजिन करिए इस प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो एंगल पे इंडिकेट कर रहा है, ये एंगल है, वो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, because this is magnetic field and this is velocity, you can see this is magnetic, ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि ये 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन ये करेगा, ये पक्का है ना, सर्कुलर मोशन करेगा। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करके ना ऐसे बाहर निकल रहा है। So if this particle is entering at angle alpha with the horizontal, so you have to prove alpha is equal to beta। जब वो बाहर निकल रहा है तो हमने इमेजिन, मतलब हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया बीटा एंगल पे मतलब बाहर निकल रहा है, लेकिन ये जो बीटा एंगल है ये अल्फा के बराबर होता है हमेशा, ये है आपको प्रूव करना है, प्रूव, ट्राई करिए, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, है ना, ट्राई करिए, अगर ये मान सकते हैं ना कैसे हो गया।
इसको हमने प्रूव करना है कि अल्फा जो है बीटा के बराबर है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, यहाँ पर हम एक रेडियस इसको O पॉइंट बोल देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, जब बीच में लाइन आ रहा है तो लिख देते हैं A, लिख देते हैं B, C। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री ऑफ वेलोसिटी है ना, ये भी वेलोसिटी के 90 डिग्री का रेडियस है क्योंकि सर्कल था, राइट, है ना। तो ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAC, अगर OBC ट्रायंगल और OAC ट्रायंगल अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही अल्फा और बीटा इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करें? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अल्फा बीटा इक्वल कैसे प्रूव होंगे? देखो तो सी से दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे जो डायरेक्ट हो गया है, वैसे भी कर सकते हैं और ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस बीटा हो गया, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस अल्फा हो गया, है ना। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस बीटा है तो ये भी 90 माइनस बीटा होगा, है ना। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स के क्या क्या है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे OC इज कॉमन, OC जो है वो कॉमन है इनके बीच में, है ना। फिर एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा OB इज इक्वल टू OA विच इज रेडियस, तो एक तो रेडियस है दोनों के पास, वो इक्वल हो गया, एक कॉमन साइड है वो इक्वल हो गई, एंगल 90 डिग्री है वो इक्वल हो गई, तीनों चीजें इक्वल हो गई। बट इसका कोई कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना होता है, ए ऐसे के ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल थोड़ी ना है। हां हां, ए एस होता है, ऐसे एस होता है, ट्रिपल ए होता है और फिर साइड ट्रिपल साइड होता है, तो और किस तरीके से हम कर सकते हैं? सर्कल से हमने सर्कल स्टार्टर में पढ़ा था हमने कि क्या कहते हैं वो जो अदर एंड पे जो दोनों एंगल है वो इक्वल होते हैं, अदर एंड पे हां जो ये ये दोनों वाले एंगल इक्वल होंगे, हां ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, सर्कल्स में पढ़ा। अच्छा, एक बात आप राइट एंगल वाली जो कॉन्ग्रुएंसी वो क्या हो क्या हो? यस, अरे 9 का कौन याद है, ठीक है, इस उम्र में अच्छा, ठीक है। चलो ये ठीक है ना, समझ में आ गया, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, 90 कैंसिल तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आईआईटी मेंस में आया था ये क्वेश्चन, सर बट इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है मत करो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये है कॉन्ग्रुएंट, नहीं एक हमने क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, देखो मैं बताऊं, ये क्वेश्चन सीरियसली नहीं आया, ये आया है आईआईटी में, तो वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आपको बस लॉजिकली करेक्ट लिखना है, वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं पूछना है, आपने करेक्ट आंसर टिक करना है। तो अगर आपको पक्का है, श्योर है कि हाँ ठीक है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अल्फा इज मतलब इट शुड बी इक्वल टू बीटा, अगर नहीं कंफर्म है तो हमारा आंसर करेक्ट, हमें कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।